हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कुछ वेरीफाई वाले प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें कि हमसे पूछा जाता है कि वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए हमसे पूछते हैं कि आप स्टोक लॉ को वेरीफाई करिए, आप गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करिए, आप ग्रीन्स जो थ्योरम है इसको वेरीफाई करिए। तो ये तीन तरह के वेरिफिकेशन वाले होते हैं और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिखता है, बट ऐसा होता है कि श्योर शॉट आपको उसको करना होता है और बहुत अच्छे से आपको नंबर दे मिल जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा, मैथमेटिक्स है तो जाहिर सी बात है उसका लॉजिकल तो आपके पास रहेगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है आपको। सबसे पहले कोई क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, ज़रा सा समझ लें स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम ये सब हैं क्या। तो ग्रीन थ्योरम के पहले भी बात हो चुकी है। तो ग्रीन थ्योरम कुछ इस तरह से है। ग्रीन्स ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है m है, तो आप m dx प्लस n dy आपके पास इस फॉर्म का है, और आप इसको किसी कंटूर, किसी पाथ सी पर इंटीग्रेट करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप एक डबल इंटीग्रेशन इसकी जगह पे कैलकुलेट करें। डबल इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एम बाई डेल वाई और डी एक्स डी वाई। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लेफ़्ट हैंड साइड जो कि किसी पाथ पे इंटीग्रेशन है वो निकालना है, तो ये पाथ ने जो रीजन घेर रखा है उस रीजन में इस वेरिएबल, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। और कई बार क्या होता है कि ये डेरिवेटिव वाले जो टर्म होते हैं ये हमें थोड़ा आसान पड़ते हैं, इसीलिए हम पाथ वाले इंटीग्रेशन को, यानी कर्व वाले इंटीग्रेशन को एक रीजन वाले इंटीग्रेशन या सरफेस वाले इंटीग्रेशन के रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो इसका हम एक गणितीय रूप बता रहे हैं, हालांकि इसके और भी अच्छे अच्छे यूज हैं। आगे जब हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी इसको यूज करते हैं, कई जगहों पर इसका यूज होता है। चलिए अब आते हैं स्टोक्स थ्योरम को। स्टोक्स थ्योरम को समझते हैं। स्टोक थ्योरम क्या होता है, एक तरीका होता है जहाँ से ग्रीन की थ्योरम जो है वो स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम में कन्वर्ट, मतलब एक तरह से रिड्यूसिबल हो जाती है। तो खैर स्टोक थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक सरफेस इंटीग्रेशन, एक पाथ इंटीग्रेशन है, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन है। तो मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है f और वो एक कोई वेक्टर है dr, इस तरह से है। तो r मतलब पाथ की बात है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको जो वेक्टर f है इसका आपको डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उसको आप उस सरफेस पर इंटीग्रेट कर दो। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी कि ये जो पाथ इंटीग्रेशन है इसको आप इस तरह से सरफेस इंटीग्रेशन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये स्टोक थ्योरम है, ठीक है। एक आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जैसा कि नाम ही है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक सरफेस इंटीग्रेशन है कोई वेक्टर का किसी सरफेस ds पर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन के रूप में कन्वर्ट कर लोगे और आपको f का डेल निकालना पड़ेगा और यहाँ पर dv होगा। तो dv इज़ द वॉल्यूम एलिमेंट, डेल डॉट f यानी f का डाइवर्जेंस, और ये f का वेक्टर सरफेस इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए स्टोक लॉ, सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक जर्नल सा किसी पाथ सी पर अगर है हमारे पास जानकारी निकालनी है और हमें रीजन मालूम है, वो रीजन जो पाथ ने घेर रखा है उस रीजन में हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे तीन थ्योरम हैं और हमसे वेरिफिकेशन पूछते हैं क्वेश्चन में कि भाई स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करो या ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करो। उसके लिए हमें कुछ सिचुएशंस दी रहेंगी, बाउंड्री कंडीशंस दी रहेंगी और हमें वो करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये बड़ा ही चिरपरिचित सा क्वेश्चन है, अक्सर ये रिपीट होता रहा है। 2016 में भी रिपीट हुआ है, फिर एक साल छोड़ करके 16-17 में रिपीट हुआ है, फिर 18-19 में नहीं हुआ, फिर 20 में जब लॉकडाउन वाला समय था उस समय भी काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है, 20-21 में भी इसको यूज हुआ है। तो थ्योरम ये कहता है, मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है,
स्टोक्स लॉ, आपको स्टोक्स थ्योरम या स्टोक लॉ प्रूफ करना है। स्टोक थ्योरम कहना चाहिए, स्टोक लॉ तो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो ऑप्टिक्स की है। दिया क्या गया है, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, ये है अराउंड द स्क्वायर। अब पाथ क्या है, पाथ हमारा स्क्वायर शेप का है, अराउंड द स्क्वायर। स्क्वायर, अब जो एक स्क्वायर की बाउंड्री क्या है, हुज साइड्स आर, इसकी साइड्स क्या हैं, देखो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू a है, एंड एट कौन सा प्लेन है, z इज इक्वल टू 0 प्लेन, यानी कि z इज इक्वल टू 0 प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन है, ये चीज़ हो गया इसका मतलब, ठीक है। z 0 है तो यानी कि z एक्सिस हमें नहीं बनानी है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से, मान लो ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये y है, और हमसे कहा गया है x 0 y 0, तो ओरिजिन हो जाएगा, और x ये मतलब यहाँ x भी 0 है और यहाँ y भी 0 है, फिर x बराबर a है और यहाँ y बराबर a है, तो y बराबर a ये चीज़ है, x बराबर a ये है, और x 0 y 0 तो यहाँ पर है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ा करके यहाँ देखेंगे कट होगा, तो ये हो जाएगा x भी a है y भी a है, ठीक है ना। तो और इसकी वैल्यू क्या होगी, अच्छा एक चीज़ देखो, आपको मालूम होगा कि जो ये x एक्सिस होता है, इस x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है ना, और जो y एक्सिस होता है इस पे x हमेशा 0 होगा। ये y, इसे y1 y2 ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह चला गया, तो लेकिन यहाँ सिर्फ y चेंज होगा, x 0 होगा। यानी कि अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, x होगा 0, y होगा a। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x है a, y होगा 0। ये कोऑर्डिनेट हमें लिमिट निर्धारित करने में, लिमिट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इनका एप्लीकेशन होगा, तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो आई होप आप ये कोऑर्डिनेट की तरीका समझ रहे होंगे क्या है। तो आपको ये कहा गया है कि ये है हमारा रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये है हमारा रीजन, जिस रीजन में हमें ये सारा स्टोक लॉ है ये प्रूफ करना है। जो कि स्टोक लॉ में देखो क्या होता है, स्टोक लॉ में आपको एक पाथ दिया होता है C और एक सरफेस दिया होता है। पाथ कैसे लेते हैं, ट्रेडिशनली मतलब कन्वेंशनली हम ये वाला पाथ लेते हैं। जैसे आप देखो पाथ क्या है, आप 0 से x पे चलोगे तो ये एरो होगा, फिर x से आप इस पाथ पे चलोगे तो यहाँ पहुँचोगे इस पॉइंट पे, यहाँ से घूमोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पहुँचोगे, फिर यहाँ आके फिर ओरिजिन पे आ जाओगे। यही तो तरीका है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम एक एंटी क्लॉक वाइज से शुरुआत करते हैं। जहाँ से शुरुआत करते हैं वो हमारी लोअर पॉइंट होता है, जहाँ पहुँचते हैं वो हमारा अपर पॉइंट होता है। तो क्या हम इसके नाम रख सकते हैं, नाम रखने में आसानी होगी थोड़ा बोलने में, ABCD। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा आप लोग, अगर ग्राफ इस फिगर में कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा हो तो। चलो अब हमारे पास लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं और हमें स्टोक लॉ प्रूफ करना है। स्टोक लॉ मतलब हमें कर्ल की बात करनी है। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, गिवन है, सॉल्यूशन में आप कहोगे व्हाट इज़ गिवन, दिस इज गिवन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। सो आपके पास जो डेल क्रॉस f होगा वो क्या होगा, तो इसका तरीका क्या होता है, इसके लिए आपको आई जे के ऐसा रखना पड़ेगा। डेल का मतलब है यहाँ डेल बाई डेल एक्स होगा, यहाँ डेल बाई डेल वाई होगा, यहाँ डेल बाई डेल जेड होगा। एफ़ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि आई कैप के साथ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लगेगा, जे कैप के साथ ये है और के के साथ कुछ नहीं है तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर देखें क्या होगा, आई कैप के साथ आपके पास होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई। आप इस स्टेप को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ लिखूँगा ही, ये आपके पास 0
डेल जेड एक्स स्क्वायर एंड प्लस के के साथ हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर देखो ये आई कैप तो रहेगा ही अंदर, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई और जेड के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। माइनस जे कैप, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जेड के साथ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। बचेगा के कैप, और देखो ये क्या है एक्स वाई, तो जब यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा तो वाई बचेगा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। आई होप ये सब सही है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ एक्स वाई हुआ तो ये यहाँ से जीरो, हाँ ठीक है। तो आपके पास डेल क्रॉस एफ जो है वो कितना आया वाई के डॉट, यानी कि देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो यानी कि अगर आप f जो दिया गया है उसका कर लोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे थोड़ी देर सोचो, जैसे मान लो ये x प्लेन है, ये y प्लेन है, इस प्लेन में हमको ये दिया गया है इस तरह से, ये a है और इसका z जीरो है, लेकिन जो कर्ल f आया है, जो डेल क्रॉस f आया है उसकी दिशा क्या है, k डायरेक्शन है। के ही तो ये जेड डायरेक्शन होगी, तो ये के है, तो इसकी डायरेक्शन आ गई। अच्छा, अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इन स्टोक्स लॉ में क्या होता है, आपको सरफेस इंटीग्रेशन निकालना होता है डेल क्रॉस एफ का विद डी एस। अब ये जो डी एस है यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल है हमारा ये, तो नॉर्मल तो इधर होगा, तो नॉर्मल भी किस दिशा में होगा, इस दिशा में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड जो है 1 लेते हैं। तो यानी कि जो ds है, ds को हम क्या लिख सकते हैं, ds इज सम वन टाइम k कैप। भाई वेक्टर है तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसको लिखोगे आप, इस सरफेस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिखोगे डेल क्रॉस एफ डॉट के कैप, चलो ds लिख देते हैं ना, ds लिख देते हैं, के कैप ds। असल में ds क्या होगा, ds जो होगा वो dx dy होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू मान लो dx है, ये वैल्यू dy है, तो एरिया जो होगा dx dy होगा। तो ये ऐसा हमने कुछ लिख दिया ds कैप का। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y टाइम k डॉट के कैप dx dy। आई होप आप dx dy लिखने का मतलब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि dx dy लिखने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सरफेस है तो डबल इंटीग्रेशन लग जाएगा, एक dx के लिए dy के लिए, y हो जाएगा k डॉट k 1 हो जाएगा, तो ये dx dy आपके पास आ गया। लिमिट सोचिए क्या होगा। अब अगर हम x की लिमिट देखें तो x कितना हो रहा है, 0 से a तक ही तो वेरी कर रहा है। जैसे मान लो ये 0 था और ये पॉइंट x बराबर a था, तो ये हो जाएगा, तो ये dx के साथ हो जाएगा। y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट भी 0 से लेकर के a तक थी, 0 से, लेकिन y dy रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx का हो जाएगा x की लिमिट 0 से a मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से a। तो ये हो जाएगा a माइनस 0 इसके लिए, x के लिए, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो अल्टीमेटली क्या आया a स्क्वायर, अब जैसे ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि a क्यूब बाई 2। याद रखेंगे हम इस रिजल्ट को। तो जो डेल कर्ल वाला टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a क्यूब बाई 2। अच्छा, वेरीफाई करना है हमें। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है, अब हमें लिखना है टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ, स्टोक्स थ्योरम, वी नीड टू प्रूव, हमने क्या प्रूफ करना है कि अपने उस पाथ पर f डॉट डी आर जो होगा वो भी कितना होना चाहिए, a क्यूब बाई 2, क्योंकि
ये किसके बराबर होता है? सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस के। और इस चीज़ को हम लोगों ने किसके बराबर प्रूफ कर रखा है? a³/2। तो अब हम एक लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे और उस लाइन इंटीग्रेशन में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वैल्यू होती है। तो चलिए लाइन इंटीग्रेशन की बात समझते हैं। ओके, सो हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है तो एक बार फिर से पाथ बनाते हैं। अपना ओरिजिनल पाथ जो था ये था इस तरह से, ये था a, ये पॉइंट था b, ये था x बराबर a, y बराबर 0, फिर यहाँ थे पॉइंट c, ये था a, फिर यहाँ पॉइंट था d, और ये था x बराबर 0, y बराबर a, और ये था 0 0। तो यहाँ पर ये लाइन थी, यहाँ पर सीधी लाइन नहीं खींच रही है, ये थी, और ये इसका पाथ है, ये पाथ की दिशा है इस तरह से। तो अगर हमें पूरे पाथ पर लेना है एफ डॉट डी आर, तो ये क्या होगा असल में? तो ये तो होगा, पहले तो हम सी कर लें, ये कितना था? ये था एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप डॉट, और डी आर कितना होता है? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो यानी कि ये कितना है? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई टाइम डी वाई। ऑल्सो जो पूरा पाथ है सी एफ डॉट डी आर वो किसके बराबर है? ए बी, पहले पाथ नंबर ये वाला देखो, पाथ नंबर 1 है ए बी एफ डॉट डी आर, फिर क्या होगा? पाथ बी सी, पूरा रास्ता इस तरह के 3-4 हिस्सों से मिलके बना है, सी डी एफ डॉट डी आर, अब इसको क्लोज हम कह सकते हैं, और फिर डी ए एफ डॉट डी आर। ठीक है ना, 4 हिस्सों से बना है। तो हम बारी बारी से इन हिस्सों को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पाथ हम कैलकुलेट करते हैं। पहला पाथ हमारे पास क्या है? पहला पाथ है कि ए बी एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर दिस पाथ, इस पाथ के लिए x कितना है? इस पाथ के देखो x की वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर दिस पाथ x इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी x नहीं 0 है, x तो 0 से लेकर के a तक वेरी कर रहा है। y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो क्या dy 0 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। x क्या है? x चेंजेस कहाँ से? फ्रॉम 0 टू a। देखो यहाँ से इस रास्ते से चलोगे तो 0 से a तक जाओगे। सो ए बी एफ डॉट डी आर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाथ, देखो ये हमें रखना है इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू में आपको एक्स स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स वाई डी वाई। अब देखो यहाँ पर डी वाई 0 है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ 0 यहाँ हम दिखा रहे हैं ना, तो इसको हम 0 दिखा रहे हैं, ये 0 दिखा दिया आपको। ठीक है, और y भी 0 करोगे तो भी 0 हो जाता, तो यानी कि ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाना है। और तो लिमिट क्या होगी? लिमिट में सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स रखना है, तो लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है? 0 से a तक। y की लिमिट की बात ही नहीं, चूँकि y तो खुद भी 0 डी वाई 0 टर्म 0 हो रहा है। तो आपके पास क्या आया? कुछ 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे हो जाएगा x³/3 0 से लेकर के a तक, यानी कि a³/3 है ना। पहला हिस्सा ये हो गया। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरे हिस्से में हमें क्या करना है? एफ बी सी जाना है, एफ डॉट डी आर। तो फॉर दिस पाथ, इस पाथ के देखो क्या है? इस पाथ यानी कि ये वाला पाथ, इस पाथ पे जब आप आगे बढ़ते हो, इस रास्ते पे आगे बढ़ते हो, तो आपकी जो x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू यहाँ भी a थी, x की वैल्यू यहाँ भी a है, तो x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है। इसका मतलब dx कितना हो जाएगा? 0, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एंड y चेंजेस, y क्या था? b पॉइंट पे y 0 था, लेकिन c पॉइंट पे y a है, एंड y चेंजेस फ्रॉम 0 टू a। सो तो आपके पास क्या हो जाएगा?
तो आपके पास हो जाएगा बी सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर बी सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब देखो डी एक्स जीरो कर दो, आपने जीरो कर दिया, ठीक है। और क्या करोगे, इस x की जगह पे आपको क्या रख देना है, a, और लिमिट, तो अब देखो यहाँ a हो गया, x जीरो हो गया, तो y की लिमिट रखनी है। तो y की लिमिट कितनी है, जीरो से लेकर के a तक, और ये है a y dy, तो ये हो जाएगा a y स्क्वायर बाई 2 जीरो से a तक, और ये जाएगा a टाइम a स्क्वायर बाई 2, यानी कि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a क्यूब बाई 2। तो आपके पास जो दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते के लिए वैल्यू कितनी आ गई, a क्यूब बाई 2। चलो भाई अब बढ़ते हैं रास्ता नंबर 3। तो पाथ नंबर 3 क्या है, ए बी बी सी सी डी एफ डॉट डी आर। तो अब क्या होगा, फॉर दिस पाथ, अच्छा देखें इसको ज़रा देखना पड़ेगा, तीसरे नंबर पाथ पर क्या कांस्टेंट हो चुका है, y की वैल्यू, देखो यहाँ भी y a था, यहाँ भी y a है, तो लेकिन जो x है वो a से लेकर के 0 तक जा रहा है, मतलब शुरुआत हो रही है a से और ख़त्म हो रहा है 0 पर। तो आपको क्या लिखना है, y है a, तो इसका मतलब है dy हमेशा होगा 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, एंड x चेंजेस फ्रॉम a टू 0, यानी कि आपके जो पाथ है सी डी एफ डॉट डी आर, ये कितना हो जाएगा, आप रखोगे, फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। तो भाई आपका डी वाई हो गया 0, और अब डी वाई 0 हो गया है, तो अब क्या एक्स चेंज होगा, तो एक्स चेंज कितना हो रहा है, a से 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको समझ रहे हैं ना, a से 0 तक जा रहा है, तो यहाँ लोअर लिमिट मतलब जहाँ से पाथ शुरू हो रहा है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग कहते हैं नहीं a तो कुछ 0 से बड़ा होगा, इस तरह से नहीं, पाथ शुरू हो रहा है यहाँ से a से, ख़त्म हो रहा है 0 पर, तो इसीलिए ऐसा आपने यहाँ पर लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 की लिमिट a है और ये 0 है, तो ये जाएगा 0 माइनस a क्यूब बाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस a क्यूब बाई 3। तो पाथ नंबर 3 का वैल्यू जो है वो माइनस a क्यूब बाई 3 है। चौथा पाथ बचता है डी ए, तो डी ए के लिए क्या हो जाएगा, डी ए के लिए क्या होगा, फिर यहाँ आप लिख देते हैं फॉर दिस पाथ। जरा देखें डायग्राम में देखोगे तो इस पाथ पर ये रास्ता है पाथ का, तो क्या है, x की वैल्यू 0 है, लेकिन y जो है वो a से 0 तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर दिस पाथ x इज इक्वल टू 0, y लाइन पे x 0 होगा तो dx भी 0 हो जाएगा, एंड y चेंजेस फ्रॉम 0 टू a। तो आपका जो डी ए पाथ है एफ डॉट डी आर जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, डी एक्स हो गया 0, और क्योंकि x 0 है तो यहाँ भी 0 होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगी, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर 0 आएगा। तो अब आपके पास क्या वैल्यू हो गई, 10। जो टोटल पाथ था हमारा सी एफ डॉट डी आर, उसमें देखो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू ये है a क्यूब बाई 3, दूसरी वैल्यू a क्यूब बाई 2, तीसरी वैल्यू माइनस a क्यूब बाई 3, और चौथी वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो गया a क्यूब बाई 3 प्लस a क्यूब बाई 2 माइनस कितना था, a क्यूब बाई 3 और प्लस 0, तो ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया a क्यूब बाई 2। तो इस तरह से हमने वही प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। जरा हम देखें,
यहाँ पर लिखा था ना मैंने एक जगह पर, कहाँ लिखा था, पीछे था, आई थिंक पीछे था, लास्ट पेज पे ये था, आखिरी में मैंने लिखा था कि अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें, अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं स्टोक लॉ को, तो हमें F.dr किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, a³ के। और ये चीज़ हमने देखे यहाँ पर प्रूफ कर दी है। हमने इस F.dr को a³/2 के रूप में प्रूफ कर दिया है, क्योंकि हम चाहते थे। तो इस तरह से हमने क्या वेरीफाई कर लिया, हमने यहाँ पर स्टोक लॉ वेरीफाई कर दिया। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से अपनी तरफ से आप इसको लगा लीजिएगा कि हाउ टू प्रूव दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप और क्या प्रूफ कर सकते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम को भी प्रूफ कर सकते हैं। एक आध कोई और अच्छा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर वो आपको बताते हैं। ये भी स्टोक लॉ का है, स्टोक लॉ का है। एक है ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए। चले एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम। तो वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम and calculate what need to calculate c x square xy dx plus x square plus y square dy for square path formed by lines x is equal to +-1 y is equal to +-1। ये है, वेरीफाई करना है भाई हमें, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। और हमें जो कर्व दिया गया है वो इस तरह की लाइनों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, पहले हमें इनको बनाना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू +1, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1, ठीक है। y की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1। तो आपको इन एरिया से घिरा हुआ बनाना है, तो आपने ये कर दिया है, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू +1, ये लाइन है, x की वैल्यू -1, ये लाइन है। तो भाई ये जो है हमारा पूरा एरिया है, जिसके ऊपर हम अपनी थ्योरम को ऑपरेट, मतलब अपनी थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो जब हम इस तरह के एरिया बनाते हैं तो हमें ये जो वर्टिसेस है ना, इनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लिमिट हम यहीं से डिसाइड करेंगे। तो जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, x तो है +1, ठीक है। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। x +1 है, लेकिन y जो है यहाँ -1 है, तो ये 1 -1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 1 होगा। यहाँ पर क्या है, y 1 है लेकिन x -1 है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका x भी -1 है और y भी -1 है। तो आपकी जो, और यही हमारा एंटी क्लॉकवाइज पाथ की दिशा भी हो रही होगी यहाँ पर। ये हमारा पाथ है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो बाय ग्रीन थ्योरम आप इसका पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बताएं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से है, चाहे आप कैसे भी लिखें, m dx प्लस कैसा अब मुझे एक बार देखना पड़ेगा, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। कई तरह के नोटेशन मैं ही खुद यूज करता हूँ। तो जैसे n dx प्लस m dy कुछ ऐसा है। तो पाथ c पर तो ये हो जाएगा किसी रीजन p पर m/dx माइनस
del n बाई del y ओवर द पाथ dx dy, इस तरह से हमें प्रूफ करना होता है। तो ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं इसका रीजन वाला हिस्सा, क्योंकि इसको निकालने के लिए तो आपको ये चारों पाथ करने पड़ेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस लेफ़्ट वाले हिस्से की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जो लेफ़्ट की वैल्यू आई वही फिर हम पूरे पाथ को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। चलिए पहले तो हम लेफ़्ट वाले हिस्से निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन, इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ सो दैट की जगह रहे पूरा क्वेश्चन करने भर का। हमें दिया गया है गिवन पाथ इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। कंपेयर इट विथ n dx plus m dy। सो ऑन कंपेयरिंग, ऐसे लिखा और भाषा लिख दो, ऑन कंपेयरिंग इट विद दिस, सो n इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, m इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डन। और सो रीजन डेल m बाई डेल एक्स माइनस डेल n बाई डेल n dx dy, ये क्या हो जाएगा, अभी हम रीजन लिखते हैं और लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ m, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस, इसको मैं मीडियम वाला ब्रैकेट लगा दूं, डेल ओवर डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई and integrating over dx dy. So this is over region R, this is 2x, okay, ये वाला जो है 2x माइनस 0 टाइम x, 0 टाइम x, और ये पूरा हो जाएगा dx dy, ओके। रीजन 2x माइनस एक्स यानी कि x dx dy, अल्टीमेटली ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एज x चेंजेस, x कहाँ से x चेंजेस, कहाँ से कहाँ तक x चेंज हो रहा था, ज़रा देखो वहाँ पर, -1 से +1 तक चेंज हो रहा था, एंड y चेंजेस -1 to 1। भाई जो हम लोगों ने ग्राफ जो आखिरी जो पिछले उसमें बनाया था उसका यही तो था, ये था -1 ये था -1 +1, ये था 1 1, और ये था -1 1, इस तरह से था। तो x की वैल्यू -1 से कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, और y की वैल्यू भी -1 से 1 तक जा रही है। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो वेरिएशन है हमारे उस पूरे रीजन में अधिक से अधिक -1 से लेकर के +1 तक है, y भी -1 से +1 तक, क्योंकि पाथ नहीं है यहाँ पे, कोई पाथ नहीं है, रीजन पे बात हो रहा है ना, तो पूरे रीजन पर यहाँ तक जा रहा है। जब हम पाथ बात करेंगे तब कहेंगे देखो भाई ये -1 से 1 तक गया, फिर ये 1 से 1 -1 से 1 तक गया, फिर 1 से -1 गया, वो तो पाथ की बात हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा रीजन में -1 से 1, और ये भी -1 से 1, ये हो जाएगा x dx dy। तो आप इसमें लिख दो -1 से 1 x dx और -1 से 1 dy। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, 1 से -1 मल्टीप्लाइड बाई y 1 से -1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1, दिस इज़ 1 - हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1, तो दिस विल बी 0, सब कुछ 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया आपका, ठीक है, जो भी आ रहा है, आपने कोई इसमें कोई फोर्सफुली तो आया नहीं, 0 आ गया। तो आपके पास जो अब प्रूफ क्या करना है, नाउ टू वेरीफाई Green's theorem,
we need to show m n dx प्लस m dy, यानी कि आपको क्या करना है, पूरा पाथ के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको प्रूफ करना है जीरो के। अब हमारा ये टास्क है, अब हमें ये जो है पूरा ये जीरो के बराबर इस पूरी क्वांटिटी को प्रूफ करना है, ठीक है, इस पाथ के लिए। तो अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये जीरो ही आना है क्योंकि यहाँ हमने ये जीरो दिखाया है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये जाएगा c टाइम एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ए बी दिस थिंग प्लस बी सी दिस थिंग प्लस सी डी दिस थिंग प्लस डी ए दिस थिंग। इस ब्रैकेट के ये पूरा है, इसी को हम ब्रैकेट के टर्म लिख रहे हैं, लंबे लंबे ये चीज़ें हैं नहीं लिख रहे हैं, जस्ट टू शॉर्ट द प्रोसेस। तो अब हमें देखना है पाथ के अलॉन्ग क्या होगा। तो पहली शर्त यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अ मिनट, फॉर पाथ ए बी, पाथ ए बी पर देखो, जरा सा देखो, यहाँ पर ये है हमारा पाथ ए है, ये है बी। तो यहाँ पर जो y है इट इज़ -1, तो y इज़ -1, ठीक है। तो डी वाई आपका जीरो हो जाएगा। बट x चेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। देखो x की वैल्यू -1 से +1 तक चेंज हुई है ना। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि इस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है। आप इसमें से ये टर्म जीरो कर दोगे बिकॉज डी वाई इज़ ज़ीरो। तो फाइनली क्या बचेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स। यहाँ पर आप y की वैल्यू -1 कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, y की वैल्यू -1 करने पर तो ये हो जाएगा डी एक्स, और लिमिट क्या है -1 से 1 तक। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है -1 से 1 तक। जरा लिमिट का खेल देखें तो आपने रखना है 1/3 जब आपने 1 का क्यूब लिया, और -1/2 माइनस जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो जाएगा -1/3, लेकिन ये रहेगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 - 3 का एलसीएम है आपका 6, माइनस यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1/6 प्लस 6 3 2 + 5 तो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। तो पाथ ए बी जो है उसके लिए हमारा इंटीग्रेशन हो गया 2/3। अच्छा, दूसरा है फॉर पाथ बी सी। आप देख रहे होगे, मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कोई पैनिक होने वाला नहीं है, आराम से थोड़ा सा फुर्सत करके। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में इस तरह क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स मतलब आपको ये क्वेश्चन करना, या तो सबसे पहले कर लो इसको, है ना, पहली फुर्सत में इसको कर लो, अच्छे से करो, खूबसूरती के साथ करो, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, देन एवरीथिंग इज़ गुड।
प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अच्छा दिखता है लोग उसके बारे में अच्छी राय रखते हैं। आप होटल में जाते हो, अगर आपको बहुत अच्छे से पहने ओढ़े लोग ना मिले, आप खुद ही मुंह बनाओगे। और ये सबके साथ है। अच्छी राइटिंग में अच्छी तरीके से लिखा जाएगा तो लोग जनरली थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। ठीक है, पाथ BC के बारे में बात करते हैं। BC कहाँ गया, ये है। BC में क्या हो रहा है, BC में देखो जो x है उसकी वैल्यू 1 है तो 1 है, x तो 1 है, y -1 से 1 तक चेंज हो रहा है। अपनी कॉपी बना के देखना, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो dx आपका 0 हो जाएगा और y चेंज हो रहा है -1 से 1 तक। तो अगर ऐसा करोगे तो आपके पास dx 0 हो गया तो ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो और x की वैल्यू कर दोगे तो ये जाएगा पाथ BC और ये तो 0 हो गया। यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर, ओके, और dy, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है -1 से +1 तक। तो ये हो जाएगा भाई आपका y प्लस y³ -1 से 1 तक। तो रख दें इसकी वैल्यू, तो 1 + 1/3 -1 चूँकि हम माइनस रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/3, तो 4/3, तो 2 × 4/3 यानी 8/3। Am I clear? This is the 8/3। ठीक है, पाथ नंबर 3 जो है यानी कि कौन सा पाथ हो जाएगा, पाथ नंबर 3 का हो जाएगा CD के लिए। CD में क्या हो रहा है, CD में y की वैल्यू 1 फिक्स है लेकिन x की वैल्यू 1 से -1 तक जा रही है। तो क्या है, y = 1 and x changes from 1 to -1। तो ये हो जाएगा x² + xy dx, x² y dy। तो आपने अगर y 1 है तो इसका मतलब dy 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। और तो क्या करोगे भाई, इसको ये x² हो जाएगा, y की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो ये x हो जाएगा और dx, और ये चेंज हो रहा है 1 से लेकर के -1 तक। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x³ + x² -1 से 1। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा -1/3 + 1/2 और माइनस ऑफ x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/3 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा 3, इसका मामला ख़त्म। ये हो जाएगा 6 और 2 + 3, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 -5/6 यानी -4/6 यानी -2/3। तो ऊपर आया था +2/3, यहाँ आ गया -2/3 और यहाँ आ गया 8/3। चौथा पाथ है, जल्दी से चौथे पाथ की बात कर लेते हैं फोर्थ पाथ के लिए। तो फोर्थ पाथ का क्या होगा, फोर्थ पाथ में देखो क्या होगा। फोर्थ पाथ में आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू, फोर्थ पाथ में क्या है, y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, x की वैल्यू फिक्स हो गई, x -1 यहाँ भी, x -1 यहाँ भी है, y की वैल्यू 1 से -1 चेंज हो रही है। तो आपको लिखना है x -1 फिक्स है, तो x की वैल्यू -1 है तो dx कितना हो जाएगा 0,
y की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर के -1 तक। तो जगह कमी है इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो आपके पास क्या होगा, dx 0 हो जाएगा, यानी कि इस तरह का टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x² + y² dy। इसमें भी अगर आप x की वैल्यू -1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 + y² dy। लेकिन लिमिट क्या है, 1 से लेकर के -1 तक। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y + y³ / 3 -1 से 1। तो इसको रखोगे तो ये जाएगा -1 - 1/3 -1 + 1/3, तो हो जाएगा -4/3। यहाँ पर भी -4/3 यानी कि -8/3। तो अगर हम पूरा पाथ निकालेंगे तो इसमें एक टर्म जुड़ेगा 2/3 ये वाला, दूसरा टर्म जुड़ेगा 8/3 यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा टर्म जुड़ेगा -2/3, चौथा टर्म -8/3। ये सब आपस में कट जाएंगे, आपको 0 मिल जाएगा और यही आपको प्रूफ करना था। तो हेंस वी प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ग्रीन थ्योरम भी प्रूफ कर दी। तो आप देख रहे हो, मुझे अगर मैं देखूँ तो मुझे करीब 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 45 मिनट का समय लगा है। 45 मिनट का मतलब मोटे मोटे तौर पे मान लो 22 मिनट का समय हमने खर्च किया है। लेकिन इस 22 मिनट के समय में मैंने कोशिश की है चीज़ों को एक्सप्लेनेटरी करने में, तो समझाने के लिए थोड़ी स्पीड हमारी कम थी। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे और इसको प्रॉपर तरीके से करोगे, स्केल का इस्तेमाल करके अगर डायग्राम भी बनाओगे, तो मुझे लगता है कि 15 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो 15 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन रखने का टारगेट रखना है अच्छे से। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत टेढ़े मेढ़े कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। देखो बच्चों, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का तरीका यही है। अब सोचो कि बहुत क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर दे दिया, बहुत ही कुछ खतरनाक किस्म का स्ट्रक्चर दे दिया, उसको देख के आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ऐसा मत करो, उतना मत फ्रस्ट्रेट हो। आप पहले तो ये स्क्वायर शेप के, ट्रायंगल शेप के, सर्कुलर पाथ पर हम लोगों ने कल बात की है, इन पे क्वेश्चन करने की प्रयास करो। ठीक है, जो आता है, जो स्ट्रेंथ है, उस पर थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करो कि वो आ जाए तो गलत ना हो। बजाय आप कंफ्यूज हो करे, कोई बॉयड दे दिया, क्यूब दे दिया, कुछ और अजीब सा स्ट्रक्चर दे दिया, तो क्या होगा। आपका तरीका यही है, जैसा भी स्ट्रक्चर हो कोशिश करो डायग्राम बनाने की, फिर उसमें लिमिट पाथ बनाओ, स्टेप पे नंबर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है, छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जस्ट ट्राई। अगर कुछ f दिया गया है ना, तो कुछ कर्ल निकालो, कुछ डाइवर्जेंस निकालो, डाइवर्जेंस के डॉट प्रोडक्ट करो, कर्ल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करो, कुछ तो करो। प्रोसेस के ऊपर तुम अपना कमांड रखो, ना सोचो कि बस यही क्वेश्चन यही नंबर के साथ आ जाए तो मैं कर लूँ। ऐसा कभी मत करना, मैथ में तो ये होता भी नहीं है। यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स, द लॉजिक बिहाइंड स्टेप। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको वो स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसके साथ लिमिट कैसे सेट करते हैं, सब कुछ डायग्राम में है। कुछ भी डायग्राम से इतर हम लोगों ने यहाँ पर काम नहीं किया है। तो यहाँ पर सारा खेल होता है आपको अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करने का। आपको नर्व्स कंट्रोल में रखना है। नर्व्स कंट्रोल मतलब देखते ही घबराना नहीं है, बहुत खुश हो गए अरे ये तो लिखवाया हुआ क्वेश्चन आ गया। नहीं, दोनों स्थितियाँ खतरनाक होती हैं। सिर्फ बहुत सोना और कम सोना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप हद से ज़्यादा सो गए हैं, तो आपकी बॉडी एक ही जैसी प्रतिक्रिया करती है, उससे ही आप नींदे घूमोगे। इसलिए आपको अपने आप को संयमित रख के करना है। ठीक है बालकों, तो इतना प्यारो बालक बालिकाओं जो भी आप देख रहे हो सबके लिए है कहना हमारा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो आपके पास बुक हैं, जो आप बुक यूज कर रहे हो, जो भी आप जिसके साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, अजीब अजीब से क्वेश्चन एक एक बार लगाने से अच्छा है एक जो आपका फेमिलियर क्वेश्चन उसके सारे रीजनिंग के साथ उसको 3-4 बार आप सॉल्व करें। तो ठीक है, अपनी होली का त्यौहार एंजॉय करिए और साथ ही साथ पढ़ाई को मत धीमे होइए रखिएगा और सुरक्षित रहिए। एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आपको, अच्छे से एग्ज़ाम पास करना है। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी होली। टेक केयर।